हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी मेंस 2022 की परीक्षा ऑलरेडी चल रही है। कल हम लोगों ने उसके अंतर्गत एचए का पेपर जो एग्जाम में आया था उसको हमने देखा था। आज हम लोग क्या करने वाले दोस्तों, आज जीएस 1 का पेपर था, 9 से 12 ये पेपर चला और पेपर के बाद जो है ये प्रश्न पत्र यहाँ पर आप लोगों के सामने हम लोग इस पूरे प्रश्न पत्र की बहुत कम समय में और बहुत इफेक्टिव एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे कि सिलेबस के किस पॉइंट से प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को अटेम्प्ट करने के लिए हम लोग को अपनी तैयारी कैसी करनी पड़ेगी। वे सभी दोस्त जो आने वाले वर्षों में एग्जाम देना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप सभी के लिए ये प्रश्न पत्र बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। पूरे प्रिपरेशन टाइम में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको इस बात का आइडिया देते हैं कि आपको तैयारी जो है वो किस डायरेक्शन में करने का प्रयास करना है। ठीक है, तो देखिएगा प्रश्न पत्र अगर पैटर्न यहाँ पर समझा दोस्तों, तो प्रश्न पत्र का पैटर्न बेहद सिंपल होता है। ठीक है, 3 घंटे का प्रश्न पत्र है। ठीक है, 250 नंबर का यहाँ पर पेपर होता है। ये पैटर्न थोड़ा सा यूपीपीसीएस से डिफरेंस होता है। अगर आप ध्यान दोगे तो शुरू के 10 प्रश्न होते हैं यहाँ पर, वो 10 नंबर के होते हैं। ठीक है, और इस 10 प्रश्न के अंतर्गत यहाँ पर आपको जो शब्द सीमा होती है वो होती है 150 शब्दों की। ठीक है, इसके बाद के जो 10 प्रश्न होते हैं, प्रश्न संख्या 11 से लेकर के 20 तक की, वो आपको यहाँ पर 15 नंबर के होते हैं। ठीक है, और इसकी जो शब्द सीमा होती है दोस्तों वो होती है यहाँ पर आपकी 250 की। ठीक है, तो शब्द सीमा में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, प्रश्न के जो टोटल पूर्णांक होता है उसमें यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है यूपीपीसीएस में और यूपीएससी के प्रश्न पत्र के अंतर्गत। ठीक है, अब बातों को समझिएगा दोस्तों, पूरे प्रिपरेशन के टाइम पे और उस पूरे पेपर के एनालिसिस के टाइम पे आपको अपने साथ में जो यूपीएससी के द्वारा डिफाइंड पाठ्यक्रम में डिफाइंड सिलेबस है उसकी पूरी की पूरी प्रिंट आउट, या अगर आप सॉफ्ट कॉपी में पढ़ते हो तो आप वो अपने साथ जरूर रखना, क्योंकि इससे क्या होता है ना, इससे हमको इस बात का आइडिया लगता है कि प्रश्न पत्र का जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न जो है वो सिलेबस के किस पॉइंट से दिया गया है। अगर आपको इस बात की एनालिसिस हो जाती है तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है अगर आप आगे तैयारी कर रहे हो तो। अब बातों को समझना, अगर यहां पर देखा जाए दोस्तों हम लोग तो इस पूरे जीएस पेपर 1 के अंतर्गत, सामान्य अध्ययन का जो पूरा पेपर 1 होता है उस पेपर 1 के अंतर्गत यहां पर, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, पेपर 1 के अंतर्गत जो टॉपिक दिए गए वो है भारतीय विरासत, इंडियन हेरिटेज एंड द कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ये यहाँ पर कुछ 4 प्रमुख टॉपिक्स यहाँ पर इस पेपर 1 के अंतर्गत सिलेबस में दिए गए हैं। अब बातों को समझिएगा दोस्तों, अगर हम लोग प्रश्न पत्र को देखें तो प्रश्न पत्र जो इस बार का प्रश्न पत्र था वो भी लगभग अपने पिछले साल के प्रश्न पत्र की तरह से था। बहुत से प्रश्न सिमिलर उस टाइप में आए हुए थे, हालांकि प्रश्न जो थे यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा एनालिटिकल थे। ठीक है, एक बात समझिएगा, देखिए घर पर चीजों को बैठ करके एनालिसिस करना, पेपर को देखना और कहना कि पेपर बहुत सिंपल है, वो अलग बात होती है। अगर आपको यही पूरा प्रश्न पत्र 3 घंटे में लगाने को कहा जाए, अभी बैंड बच सकती है। तो बातों को समझो दोस्तों, बात सिंपल सी है, अगर आपको एग्जाम देना है, एग्जाम की एनालिसिस करनी है तो इस पूरे प्रश्न पत्र को खुद से 3 घंटे में बैठ के सॉल्व जरूर करना, क्योंकि वही सॉल्व करना आपको आने वाली परीक्षा के लिए तैयार करता है। देखिए यहां पर जो पहला प्रश्न दिया गया दोस्तों वो है, स्पष्ट करें कि मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्तिकला उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। अगर आपको याद होगा दोस्तों तो पिछले वर्ष जो प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा, वो प्रश्न था कि भारत की जो भक्तिकालीन साहित्य है, ठीक है, जो पूरा भक्ति काल है वो समाज को कैसे प्रभावित करता है। सिमिलरली इसमें यहाँ पर क्या किया है कि भारतीय मंदिरों की जो मूर्तिकला है उसकी यहाँ पर बात की गई है और कहा है कि ये उस दौर के सामाजिक जीवन को, उस टाइम की जो सोशल लाइफ थी उसको कैसे रिप्रेजेंट करती है भारतीय मंदिरों की मूर्तिकला मध्यकालीन टाइम की। ठीक है, ये प्रश्न है, प्रश्न बहुत अच्छा है, 150 शब्दों का यहाँ पर आप लोगों का शुरू के 10 प्रश्न होंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अधिकांश भारतीय सिपाहियों वाली, मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा सा जाइए, फिर कह रहा है अधिकांश भारतीय सिपाहियों वाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाएं थी। ठीक है, ध्यान देना, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं में भी ज्यादातर भारतीय ही शामिल थे, लेकिन उस टाइम के जो भारतीय शासकों की जो सेनाएं थी उनकी संख्या बल में अधिक और बेहतर सुसज्जित सेना से लगातार जीतती रही। अर्थात भारतीय शासकों के पास जो सेनाएं थी वो सेना प्रॉपर रूप से सुसज्जित थी, बहुत ही अच्छे से थी। ठीक है, संख्या बल में बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी उनसे जो है जो अंग्रेजों की सेनाएं थी वो लगातार जीतती जा रही थी। इसका कारण क्या है, यहां पर यह प्रश्न टू द पॉइंट यहां पर पूछा गया है। ठीक है, अब देखिएगा अगला प्रश्न, अगर आप देखो तो यहां पर देखो आप लोग दोस्तों, तो अगला प्रश्न जो है वो बेहद मतलब अच्छा प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है कि औपनिवेशिक भारत की 18वीं शताब्दी के मध्य से क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिलती है, कारण बताएं। ठीक है, औपनिवेशिक काल की बात कर रहा है, कह रहा है कि 18th सेंचुरी के टाइम में भारत में जो अकाल है, ठीक है, जो ड्रॉथ पड़ा था उसमें, फेमाइन जो पड़ा था, उसकी संख्या में अचानक से वृद्धि क्यों देखने को मिली, इस पर यह प्रश्न पूछा गया। अगर आपको आइडिया होगा दोस्तों, उस टाइम पे जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने नील की खेती को प्रमोट किया और उन सभी खेती को प्रमोट किया जिससे उनको कैश मिल सकता था। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ कि भारत में जो अनाज के उत्पादन थे उन पर थोड़ा कमी देखने को मिला। अंग्रेजों ने क्या है, किसानों का बहुत शोषण किया, तो खाद्यान्न के उत्पादन में गिरावट हुई। तो इन सब कारणों से क्या हुआ, उस टाइम में अकाल की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि देखने को मिली। एक ये कारण बनता है, इसके अलावा जो भी कारण होंगे वो यहां पर आपको इस प्रश्न के अंतर्गत बताने थे। फिर कह रहा है
कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड द टाइप ऑफ द प्राइमरी रॉक्स, जो प्राथमिक चट्टाने हैं उनके प्रकार का वर्णन करना है और उनकी विशेषताओं का भी वर्णन करना है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ प्रकार पर नहीं जाना है, प्रकार और विशेषता दोनों को बताना है। और ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस कैसी होती है, जब आप बेसिक सोर्स को फॉलो करते हो, एनसीईआरटी को पढ़ते हो, ठीक है, 11th की जो ज्योग्राफी की पूरी एनसीईआरटी है उसके अंतर्गत क्या है, उसके अंतर्गत ऐसे बेसिक टॉपिक्स वहां पर दिए गए हैं। तो अगर आप बेसिक सोर्स को पढ़ रहोगे, उनकी प्रैक्टिस करते रहोगे, तभी ऐसे प्रश्न निकलेंगे भी। अभी देखना, अभी आगे इससे प्रश्न जो है ना, वो प्रश्न थोड़े से और टफ यहां पर दिए गए हैं, ठीक है। उन प्रश्नों को भी एक देखने का प्रयास करो दोस्तों आप लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ठीक है, आईएमडी की यहां पर बात कर रहा है, कह रहा है कि इसके द्वारा चक्रवात प्रवण क्षेत्रों के लिए, ठीक है, जो साइक्लोन प्रोन रीजन्स होते हैं उनकी यहां पर बात कर रहा है। कह रहा है कि साइक्लोन प्रोन एरियाज के लिए मौसम संबंधी चेतावनी के संदर्भ में जो रंग संकेत डिसाइड किया था, जो कलर कोड डिसाइड किया है, उस कलर कोड का यहां पे वर्णन करना। आप देखिए, ये प्रश्न है बहुत डीपली पूछा हुआ, ठीक है। ज्योग्राफी से आप इसको लिंक नहीं कर सकते हो भाई, ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी तब होता है जब चक्रवात से प्रश्न पूछा होता है, ये उससे एक आगे का स्टेप पूछा गया है, ठीक है। अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा, अगर आपने बेसिक चीजों को देखा होगा, तब इस प्रश्न को आप अटेम्प्ट कर सकते हो, वरना आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्रश्न सिंपल था कि आईएमडी जो है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है, वो जो किस कलर कोड का प्रयोग करता है उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना, वर्णन करना है, ठीक है। तो ये अगर पता होगा तब यहाँ पर आप लिख सकते हो, नहीं तो कुछ कर नहीं सकते यहाँ पर, ठीक है। अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है दक्कन ट्रैप की प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं की चर्चा कीजिए। अगर आपको याद होगा दोस्तों, तो पिछले वर्ष एक प्रश्न आया था कि गोंडवाना लैंड जो है, ठीक है, गोंडवाना जो रीजन है, उस रीजन में होने के बावजूद भारतीय उपमहाद्वीप में जो खनन इंडस्ट्री, जो माइन इंडस्ट्री है, वो बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया, उससे कारण पूछा था। यहां पर प्रश्न थोड़ा सा चेंज किया गया, दक्कन ट्रैप के संदर्भ में प्रश्न है, ठीक है। कह रहा है कि दक्कन ट्रैप की प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं की चर्चा करनी है आपको, ठीक है, डिस्कस करना है कि जो प्राकृतिक संसाधन संभावनाएं हैं, संभावनाएं पॉजिटिव में भी और निगेटिव में भी, कमियां क्या है, चुनौतियां क्या उस संदर्भ में, और क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या क्या लाभ हैं, उसके संदर्भ में यहां पर आप लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। अब देखिएगा अगला प्रश्न है कि भारत में पवन ऊर्जा की संभावना है, ठीक है, भारत में पवन ऊर्जा की संभावना का परीक्षण करना है एवं उनकी सीमित क्षेत्र विस्तार के कारकों को भी यहां पर समझाना है, कारणों को भी समझाना है। अब पवन ऊर्जा की संभावना क्या है भाई, अगर आप देखो तो भारत ने पंचामृत के अंतर्गत, COP26 में मोदी जी ने फैसला किया कि भाई हम जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ेंगे, और उस संदर्भ में ऐसे प्रश्न आना संभावित है, ठीक है। प्रश्न यहां पर अच्छे पूछे गए। अब देखिएगा, लेकिन एक बात और समझिएगा दोस्तों, अभी तो हमें 10 नंबर वाले प्रश्न देख रहे हैं ना, अभी हम जब 15 नंबर वाले प्रश्नों को देखेंगे, वहां पर प्रश्नों का जो लेवल है वो बहुत ही खतरनाक दिया गया है, ठीक है। और वो प्रश्न आप कब अटेम्प्ट कर सकते हो, देखिए मैं आपको डराने का काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको रियलिटी चेक करा रहा हूं आपकी, कि वो प्रश्न आप सिर्फ तब अटेम्प्ट कर पाओगे जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे, जब आपने पाठ्यक्रम के हर बिंदु को देखा होगा, पाठ्यक्रम से कैसे प्रश्न बन सकते हैं, प्रीवियस ईयर में कैसे प्रश्न पूछे गए, उन प्रश्नों के एनालिसिस के बाद ही क्या कर सकते हो आप ऐसे प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखना ये प्रश्न देखिए, कोविड से क्या किया इसने, लिंक कर दिया थोड़ा सा सोसाइटी को, ठीक है। इंडियन सोसाइटी जो पेपर 1 के अंतर्गत सिलेबस है, उसने यहां पर क्या किया है, कहा है कि पारिवारिक संबंधों पर, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, जो घर से कार्य करने की जो एक नई प्रकृति डेवलप हो रही है कोविड के बाद से, उसके असर की छानबीन तथा मूल्यांकन करना। ध्यान देना, मैंने आप लोगों से एक टॉपिक डिस्कस किया था मेंस मैराथन के अंतर्गत, मैंने आप लोगों से कहा था कि कभी भी आपसे असर, इंपैक्ट, प्रभाव ऐसे प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या करोगे। यहां पर देखो, यहां पर पूछा कि इंपैक्ट ऑफ द वर्क फ्रॉम होम ऑन द फैमिली रिलेशनशिप्स। मैंने आप लोगों से कहा था कि जो इसका रिलेशन आपको बताना होगा, उसके संदर्भ में कुछ पॉजिटिव पॉइंट और कुछ चुनौतियां, ठीक है, कुछ चुनौतियां भी यहां पर आप लोगों को डिस्कस करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न यहां पर देखिए पूछा गया है, और प्रश्न बेहद सिंपल है, आपको देखने से लग रहा होगा कि ये तो वन लाइनर प्रश्न यहां पर दिया गया, ठीक है, लेकिन प्रश्न को जब लिखोगे तब आपकी समझ में आएगा हाँ भाई प्रश्न वास्तव में पूछा कैसे और इसमें हमको कैसे लिखना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से सबको यहां पर एक वर्क दे रहा हूं, ठीक है, कि आप सभी इस पूरे प्रश्न पत्र को सॉल्व करना, 3 घंटे में सॉल्व करना। अगर पूरे प्रश्न पत्र को नहीं सॉल्व कर सकते तो मैक्सिमम 10 प्रश्न को सॉल्व करना, ठीक है। उन प्रश्नों के आंसर को लिखो, हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करो, एक आप लोग हेल्दी कंपटीशन खुद से क्रिएट करो, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता संस्कृति के विशेष परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, जो उपभोक्ता संस्कृति है उसके परिप्रेक्ष्य में 9 मध्य वर्ग जो उभर रहा है, ठीक है, वो 9 मध्य वर्ग जो है वो टियर 2 शहरों के विकास से किस तरह से संबंधित है, यहां पर यह प्रश्न पूछा गया, ठीक है। प्रश्न वास्तव में थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है, जनसंख्या, शहरीकरण, इस टॉपिक से जो ज्योग्राफी का सिलेबस में दिया गया है वहां से इस प्रश्न को उठाया गया है और बहुत अच्छे से बहुत चीजों को एक साथ यहां पर लिंक करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। अब बातों को और समझना। अगला प्रश्न है कि भारत का जो जनजातीय समुदाय है उनकी विविधताओं को देखते हुए किस विशिष्ट संदर्भ के अंतर्गत उन्हें किसी एकल श्रेणी में माना जाना चाहिए, ठीक है। गिवन द डाइवर्सिटीज अमंग द ट्राइबल कम्युनिटीज इन द इंडिया, आप पूरे ट्राइबल कम्युनिटीज को किस एक आधार पर अलग कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, यहां पर यह प्रश्न पूछा गया है। और यह प्रश्न
बेहद इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के अंतर्गत। अगर आप देखो तो ह्यूमन ज्योग्राफी का जो पूरा सिलेबस होता है वहां पर ऐसे प्रश्न आते हैं, सोसाइटी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इस पूरे टॉपिक अगर आप लिंक करोगे तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, आप बताओ भाई कि जो जनजातीय समुदाय है वो किस आधार पर सेम है, वो जंगलों में रहते हैं या फिर वो किसी विशेष भाषा का प्रयोग करते हैं, किसी विशेष संस्कृति को फॉलो करते हैं, प्रकृति से प्रेम करते हैं। ठीक है, इन सब आधारों पर किस एकल श्रेणी में इस पूरे जनजातीय समुदाय को भारत के अंतर्गत रखा जाएगा, यहां पर यह प्रश्न दिया गया है। अगला कह रहा है, ये देखिए अब यहां से जो है आपका 250 शब्दों का प्रश्न स्टार्ट होता है। प्रश्न थोड़े से लंबे होंगे, 15-15 नंबर के ये प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को भी और देखने का प्रयास करना। कह रहा है कि राज्यों एवं प्रदेशों का राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन 19वीं शताब्दी के मध्य से निरंतर चल रही एक प्रक्रिया है, उदाहरण सहित विचार करें। 250 नंबर का ये प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है कि राज्यों एवं प्रदेशों का राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन हो रहा है। अगर आपको ध्यान दोगे दोस्तों तो पिछले वर्ष एक प्रश्न पूछा गया था आयोग के द्वारा, प्रश्न था कि भारतीय रियासतों का एकीकरण, ठीक है, वहां पर मॉडर्न इंडिया का प्रश्न था। ठीक है, जब भारत आजाद हो रहा था उस समय जो रियासतों का एकीकरण किया गया था उससे प्रश्न दिया गया था। इस बार क्या किया उसने, इस बार उसने करीब आगे बढ़ करके जो भारतीय राज्यों और प्रदेशों का एकीकरण किया जा रहा है, पुनर्गठन किया जा रहा है कई आधारों पर, उस पर यहां पर एक प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न को यहां पर आप लोग सॉल्व कर सकते हो एग्जांपल देते हुए, तेलंगाना का, जम्मू कश्मीर का, अन्य सारे जो एग्जांपल आपके दिमाग में आए उन सब कोट करते हुए यहां पर आप लोग चीजों को लिंक कर सकते हो। ठीक है, अब देखना 12वां प्रश्न है कि भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्त काल और चोल काल के योगदान का चर्चा करें। तो गुप्त काल और चोल काल ये सबने पढ़ा होगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोगों को प्रॉपर लिखना चाहिए। मतलब मैं एटलीस्ट उम्मीद करता हूं कि जिन्होंने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा होगा, गुप्त काल स्वर्णिम युग माना जाता है उस टाइम का। ठीक है, तो गुप्त काल, चोल काल, इन दोनों के योगदान पर आप लोगों को चर्चा करनी है भारतीय परंपरा और संस्कृति के अंतर्गत। इस बात को यहां पर आप लोग लिखना। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न पर देखिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 है हम लोग का यहां पर। भारतीय मिथक, कला और वास्तुकला में सिंह और वृषभ की आकृतियां। ठीक है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉयन एंड द बुल फिगर इन द इंडियन मिथोलॉजी, आर्ट एंड द आर्किटेक्चर। ठीक है, भारत की जो संस्कृति, भारत जो कला है, वास्तुकला है, जो मिथक है, उन सभी में सिंह और वृषभ की जो आकृति है, ठीक है, लॉयन और जो बुल का फिगर है, उसका क्या महत्व है, उसके महत्व पर विचार करना। यहां पर यह प्रश्न दिया गया है, इसको आप लोग कोट करना। ठीक है, लिखना। अगला प्रश्न कह रहा है 14वां, ज्योग्राफी का, कि समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियां कौन कौन सी हैं। जो समुद्री धाराएं होती हैं, जो ओशन करंट्स होता है, उसके संदर्भ में प्रश्न पे कौन कौन से फोर्स ओशन करंट को इफेक्ट करते हैं। ये प्रश्न ज्योग्राफी का बेसिक प्रश्न है। ठीक है, अगर आपने ओशन करंट्स पढ़ा होगा इस प्रश्न को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, टेम्परेचर, लवणता, इन सब के आधारों पर आप बता सकते हो। अब देखो कह रहा है कि डिस्क्राइब देयर रोल इन द फिशिंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। जो विश्व के मत्स्य उद्योग है उसके संदर्भ में इसका क्या योगदान है, क्या भूमिका है, उस पर यहां पर प्रश्न पूछा गया है। फिर क्या रहा अगला देखो प्रश्न, रबड़ उत्पादक देशों के वितरण का वर्णन करते हुए। अगर आपको याद होगा दोस्तों तो पिछले वर्ष एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, विश्व के जो तेल उद्योग हैं, तेल स्थल है, ठीक है, उनके वितरण पर यहां पर प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, और यहां पर इस बार प्रश्न पूछा गया रबड़ उत्पादक देशों के वितरण का वर्णन करते हुए उनके द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों को इंगित करना है। ठीक है, पर्यावरणीय मुद्दों को इंगित करना, यहां पर यह प्रश्न ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा क्या प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जल संधि और स्थल संधि के महत्व का उल्लेख कीजिए। ठीक है, मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टेट एंड द स्थल संधि। ठीक है, जो भी लिखा हुआ है यहां पर इन द इंटरनेशनल ट्रेड, यहां पर यह प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। इसके अलावा क्या कह रहा है कि क्षोभ मंडल, अगला प्रश्न देखिए, तो क्षोभ मंडल वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण परत है जो मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। कैसे, यहां पर यह प्रश्न पूछा गया है। अच्छा एक बात समझिएगा, आपको इस प्रश्न को देखकर ऐसा लग रहा होगा कि प्रश्न तो मुझे पता है भाई, प्रश्न में पूछा गया क्षोभ मंडल क्या है और वायुमंडल की महत्वपूर्ण परत होती है, पता है। लेकिन जब आप इसको लिखोगे ना, क्योंकि आप प्रश्न पूछा कि कैसे है महत्वपूर्ण, तब आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। और वही दिमाग कब लगता है पता है, जब आपने रेगुलर ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस की होगी, आपने रेगुलर उत्तर को लिखा होगा, रेगुलर आपने प्रैक्टिस की होगी, तब आपको आइडिया लगता है कि भाई हाँ, ऐसे प्रश्नों को टैकल एग्जाम हॉल में कैसे करना है। तो अगर आप चाहते हो कि अगर आप पिछले अगले साल मेंस दो, तो आपको आज इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस कैसे होगी पता है, सिंपल तरीका ये कि आप लिखना स्टार्ट करो भाई। ठीक है, मेंस मैराथन करो। ठीक है, मेंस मैराथन की मैंने करीब 36 क्लासेस ली है। ठीक है, हर क्लास में मैंने आप लोगों को बहुत सारे ट्रिक्स बताए, बहुत सारी चीजों का एक्सप्लेन किया है। उन चीजों को यहाँ पर आप शामिल करो, यहाँ पर बताओ कि हाँ भाई उसका महत्व क्या है। अब देखो अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है मेरे से लगता है दो प्रश्न है, दोनों सोसाइटी से दिए गए। प्रश्न पर देखिए क्या कह रहा है, भारतीय समाज में जाति, क्षेत्र तथा धर्म के समानांतर जो पंथ की विशेषता है उनकी विवेचना करनी है। ठीक है, यहां पर स्पेशली पंथ की बात करेंगे, सेक्स की बात करेंगे, ध्यान देना धर्म और पंथ में डिफरेंस होता है। ये अगर आपको आइडिया होगा तो आप ऐसे प्रश्नों को यहां पर टैकल कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न है कि सहिष्णुता, टॉलरेंस, सम्मिलन, ठीक है, और बहुलता, प्लूरलिज्म मुख्य तत्व हैं जो धर्मनिरपेक्षता के भारतीय रूप का निर्माण
करता था। जो भारतीय सहिष्णुता है, सॉरी, जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है, ठीक है, जो इंडियन सेकुलरिज्म है, उसकी यहां पर बात कह रहा है कि उस इंडियन सेकुलरिज्म के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। एक होता है आपका टॉलरेंस, एक होता है सम्मिलन, एक होता है बहुलता। इन तीनों को शामिल करते हुए हम अपने यहाँ इंडियन सेकुलरिज्म को डेवलप करते हैं। उसके यहां पर प्रश्न का आप लोगों को उत्तर देना है। ठीक है, अब देखिएगा, अपर्याप्त संसाधनों की दुनिया में, ठीक है, भूमंडलीकरण एवं नए तकनीक के रिश्तों को भारत के विशेष संदर्भ में स्पष्ट करें। यह प्रश्न यहां पर दिया गया है। ठीक है, कह रहा कि अपर्याप्त संसाधनों की दुनिया में जो भूमंडलीकरण, जो वैश्वीकरण है एवं नए तकनीक के रिश्ते को भारत के विशेष संदर्भ में स्पष्ट करना है। वैश्वीकरण का एक पूरा का पूरा टॉपिक आप लोगों के सिलेबस के अंतर्गत दिया गया है। उसी टॉपिक को इसने क्या किया है, इसने नए वर्तमान स्वरूप में जोड़ने का प्रयास किया। ठीक है, वर्तमान जो स्वरूप डेवलप हो रहा है, उस स्वरूप के अंतर्गत ये प्रश्न यहां से आप लोगों से पूछा गया। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को टैकल आप करिए, लिखिए, प्रैक्टिस करिए। देखिए, एक बात समझिएगा, यहां पर हम ज्यादा एनालिसिस नहीं करें, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों को देखना है। अभी प्रश्न कैसे पूछे गए, सिलेबस के किस पोर्शन से कहां से उठाया गया है, प्रीवियस में जो प्रश्न आए थे वो कैसे थे, और प्रश्न का पूरे पेपर का पैटर्न कैसा होता है, इस बात को हम समझने का प्रयास करें। ठीक है, अभी पेपर 1 है। हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग आने वाले समय में जितने भी दोस्त यूपीपीसीएस का मेंस दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, उन लोगों के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक काम ये करेंगे कि हम लोग इनमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाते हुए आने वाले समय में, ठीक है, चूंकि आप लोगों का 26 से ज्यादा, अगर मैं श्योर हूं तो 26 से आप लोगों का मेंस एग्जाम हो रहा है, यूपीपीसीएस का स्टार्ट हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो यहां से पूछे गए उनको वहां पर डिस्कस कर लेंगे प्रॉपर रूप से। बाकी ये पूरा प्रश्न पत्र आप लोगों का, इस पूरे प्रश्न पत्र की जो ओरिजिनल कॉपी है, ठीक है, यूपीएससी हिंदी के फॉर्मेट में, ताकि आप लोग उसको मॉक टेस्ट दे सको, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। वहां से आप लोग प्रिंट आउट लेकर के उस पेपर को सॉल्व कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि ये जो पूरा पेपर रहा, इस पूरे पेपर में से 20 में से ऐसे कितने प्रश्न थे जिसकी हवा बिल्कुल नहीं लग रही है। ठीक है, हवा एकदम नहीं लग रही है, ऐसे प्रश्न आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।